नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विद्युत अधिनियम पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर भोपाल सिटी विद्युत वितरण कंपनी श्री जाहिद अजीज़ खान जी। सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे दूसरे मेहमान हैं विषय विशेषज्ञ श्री सी के बलेजा जी। बलेजा जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है विद्युत अधिनियम, तो हम आपको बता दें कि आज हम खास तौर से चर्चा करेंगे कि किस तरह के मामले विद्युत अधिनियम के तहत आते हैं, कौन कौन सी शिकायतें आती हैं। आम उपभोक्ता को यदि कोई शिकायत है तो वो कहाँ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, और विद्युत से संबंधित जो भी उसकी समस्या है उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है, कैसे वो अपनी समस्या को विभाग के सामने रख सकता है, और यदि कोई गलत बिलिंग हो गई है या उसके साथ कुछ गलत कोई प्रकरण बना है तो उसके लिए वो कहाँ पर अप्रोच कर सकता है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डिस्प्ले में वहाँ पर आपको दिख जाएंगे, और आप जो भी समस्या है आज इस मंच के माध्यम से उसका निराकरण कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। खान साहब, सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को क्या क्या औपचारिकताएं करना होती हैं। चित्रा जी, बताना चाहूँगा कि जो विद्युत का जो आपने सब्जेक्ट लिया है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी भी प्रदेश की, किसी भी शहर की, किसी भी राज्य की अगर हम विकास की बात करते हैं, विद्युत उसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है। और जब विद्युत की बात आती है, नए कनेक्शन का सबसे बड़ी बात आती है। नए कनेक्शन हमने बहुत सरल कर दिया है। अब यकीन नहीं मानेंगे, आपको विद्युत कनेक्शन लेने के किसी ऑफिस नहीं जाना। बहुत शिकायतें मिलती थी कि ऑफिस से चक्कर काटते रहते हैं, कनेक्शन नहीं मिलता है, आपने भी सुना होगा। अब बिल्कुल सिस्टम बहुत सिंपल है, आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। सरल संयोजन के नाम से हमारा एक ऐप है। आप हमारा जो वेबसाइट है mpcz.co.in, इसमें आप जाएंगे तो सरल संयोजन मिलेगा, उसको क्लिक करिए। आपसे 3-4 चीजें पूछता है बस वो, आपका नाम, कहाँ कनेक्शन चाहिए, आपको मोबाइल नंबर, इसके साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद हम आपको हमारे यहाँ से अपलोड करेंगे, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अपलोड करेंगे और आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। डॉक्यूमेंट भी आपको नहीं जाना, आप ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। डॉक्यूमेंट भी क्या, जहाँ कनेक्शन चाहिए उसकी ओनरशिप डॉक्यूमेंट तो लगेगी ना आपको, जहाँ कनेक्शन ले रहे हैं वो लगेगा आपको। आपका आधार कार्ड, आपकी फोटो, बस 3 चीज चाहिए आपकी। स्वामित्व का दस्तावेज, फोटो और आधार कार्ड, ये 3 चीज दीजिए। मान लीजिए किराएदार है आप, तो आपके स्वामित्व दस्तावेज नहीं होगा, तो स्वामित्व दस्तावेज जिसका होगा, माँ का मालिक, वो देंगे, आप अपना किरायानामा देंगे, ये अपलोड कर दीजिए। जैसे अपलोड करेंगे हमारे पास आ जाएगा, फिर हमारा आदमी आपके पास जाएगा हार्ड कॉपी कलेक्ट करने के लिए। मतलब देखिए, घर बैठ के भी सब काम हो रहा है। फिर आपको डिमांड जनरेट होगा, पैसा जमा करेंगे, हम कनेक्शन देंगे आपको पेपर वेरीफाई करने के बाद। जी बिल्कुल, ये बहुत ही इजी है किसी के लिए भी कि उसके दरवाजे पे आप उसके डोर पर उसको सुविधा दे रहे हैं, उसे कहीं चल के जाने की जरूरत नहीं है। पर एक सवाल ये निकल के आता है कि यदि किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है जो मांगा जाता है, देखिए तो ऐसी स्थिति में क्या विकल्प है? चित्ते, देखिए दस्तावेज नहीं है, मैं इसमें थोड़ा सा मैं आपकी बात को बहुत आसानी से नहीं मान लूंगा, क्योंकि जहाँ कनेक्शन चाहिए वहाँ का स्वामित्व का दस्तावेज तो चाहिए ही चाहिए। नहीं तो आप क्या होगा, फिर डिस्प्यूट होगा। देखिए, मैं आपके घर में जबरदस्ती रहने लगा और मैंने कनेक्शन मांग लिया और विद्युत विभाग ने कनेक्शन दे दिया, तो आप केस एमपीबी पे करेंगे कि आपने कनेक्शन कैसे दे दिया। तो स्वामित्व दस्तावेज तो बहुत जरूरी है। हाँ, हम ये मान सकते हैं आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं, उसके लिए एक एफिडेविट ले लेते हैं हम लोग कि आप इतने दिन बाद दे देंगे। बट स्वामित्व दस्तावेज इज द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो देने के बाद ही हम लोग सेफ रहते हैं। नहीं तो जैसे कि हमारे बलेचर जी साथ में बैठे हुए हैं, लीगल कार्रवाई में हम लोग फंसते हैं इसके बाद। फिर इससे वो दस्तावेज तो किसी भी हालत में हमें चाहिए। खान साहब, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ऑनरशिप बहुत जरूरी है, नहीं तो आप किसको दे रहे हैं कनेक्शन, आपका उपभोक्ता कौन हुआ। तो ये एक सवाल तो निकल के आता है। पर जो दूसरी औपचारिकताएं हैं, यदि वो नहीं है तो आप शपथ पत्र पे दे देते हैं। अब देखिए, पहले ना आपको याद, पहले पूरी फाइल बनती थी जी, बहुत पेपर रहता। अब देखिए, मैं सिर्फ 3 चीज मांगा मैंने आपसे, आधार कार्ड, स्वामित्व दस्तावेज, फोटो। अब आपने कनेक्शन लिया, फोटो तो आपके पास है ही, बिल्कुल। आधार कार्ड नहीं, आप दे दीजिए हमें, 1 हफ्ते बाद दे दीजिए, 15 दिन बाद दे दीजिए। लेकिन स्वामित्व दस्तावेज क्या है, वो बहुत कुछ चीज बताता है। उस समय पता लगता है कि आप लीगल ओनर है कि नहीं है, लीगल टेनेंट है कि नहीं है, आपके पास आपका अधिकार है कि नहीं कनेक्शन लेने के लिए। कल को आप कुतुब मीनार में कनेक्शन मांग लें, बिल्कुल, है ना, इसलिए। बिल्कुल खान साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और हमारे काफी दर्शकों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आप बताना चाहूंगा माध्यम के, आपके दूरदर्शन माध्यम से, इस समय रिकॉर्ड टाइम पे नेशनल लेवल के रिकॉर्ड में भोपाल शहर में 2.5
2.5 दिन में कनेक्शन दिए जा रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? 2.5 दिन में कनेक्शन दे रहे हैं हम लोग। सिंगल, ये मैं बात करूँ सिंगल व्यक्तिगत कनेक्शन। खान साहब, इस बीच एक कॉलर लाइन पे हम उनका सवाल लेते हैं। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ मैडम, हम स्टूडेंट रहना चाहते थे। हाँ, थोड़ा सा आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है, बताएं। मैडम, हम एक फैक्ट्री का कमीशन लेना चाहते थे जी, तो वो ऑनलाइन हो जाएगा क्या? हाँ, मैंने आपको बताया ना कि आपको आप कनेक्शन ऑनलाइन ही होना है। वैसे मैं तो बताना चाहूँगा, हम अब भोपाल से बात कर रहे हैं, लेकिन तीनों कंपनियों में, हमारी 3 कंपनियां हैं। एक भोपाल की कंपनी उसको मध्य क्षेत्र बोलते हैं हम, एक ईस्ट की कंपनी उसको पूर्व क्षेत्र बोलते हैं, और एक वेस्ट की कंपनी उसको पश्चिम क्षेत्र बोलते हैं, इंदौर साइड की। तीनों ही कंपनी में ऑनलाइन का है। आप जहाँ से आप बोल रहे हैं, जहाँ से आप बात कर रहे हैं, वहाँ की एक कंपनी की वेबसाइट खोलिए, उसमें आपको कनेक्शन का आपको मिल जाएगा, नया कनेक्शन, NSC न्यू सर्विस कनेक्शन, इसके नाम से आपको लिंक मिल जाएगी। आप लिंक को क्लिक करेंगे, ऑनलाइन आपको हो जाएगा। फैक्ट्री के लिए चाहिए तो फैक्ट्री के लिए चाहिए, फैक्ट्री जहाँ तक समझ में आया फैक्ट्री के लिए चाहिए। 10 किलोवाट के नीचे अगर है जी तो भी मिल जाएगा ऑनलाइन, लेकिन 10 किलोवाट के ऊपर है अगर, तो आपको संबंधित कार्यालय में जाके करना पड़ेगा फिर जी, अगर 10 किलोवाट का कनेक्शन है तो। जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बलेचा जी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं विद्युत अधिनियम पर, तो किस तरह के मामले विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालयों में आते हैं? चित्रा जी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। एक्चुअली विद्युत अधिनियम में जो है 135 और 138 के केस अत्यधिक मात्रा में बन रहे हैं जी, जिसके लिए जो है स्पेशल कोर्ट खोली हैं जी। स्पेशल कोर्ट में ये कंप्लेंट जो है फाइल होती हैं जी, कंपनी पहले के तो ये जानना चाहेंगे 135 और 138 है क्या? धारा 135 में बताऊं मैं आपको। बलेचा जी एक कॉलर लाइन पे आ गए, हम उनका सवाल ले लेते हैं, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं नंद नमस्कार जी। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो आदमी हर महीने में समय से बिल जमा करता है तो उसको ऐसे कौन से फायदे देने चाहिए जैसे समय से जमा भी करे, उसका क्या लाभ होगा? और दूसरी चीज, जब बिल कम था तब विभाग भी नहीं देता, जो भारी भरकम हो गया तब उसकी केबिल काटे गए, आर्थिक की जाती है। अब जब चुनाव आते लोग घोषणा करते हमारी सरकार आएगी, हम तुमको माफ कर देंगे, तो ईमानदार को भी पैमान बना देते हैं। तीसरी चीज ये कहूँ, मैं जानना चाहता हूँ, कोई बिल्ले टूटी होती है तो यही है या बड़े बाबू हैं, वहाँ तक आम भोक्ता पहुँच जाता है, उसको अगर 40 किलोमीटर से कार्यालय बना जाना बड़ा संभव होता है, तो भी विचार करना चाहिए कि तुरंत लाभ मिलना चाहिए। देखिए नंद स्वरूप जी, आपका सवाल जो है हम खान साहब से इसका जवाब लेंगे, और जहाँ तक बात है राजनीति की तो वो यहाँ पर इस मंच पे हम उस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। विभाग से संबंधित जानकारी खान साहब। बाराबंकी से मिश्रा जी, आपका स्वागत है। हर बार आप बहुत अच्छा सटीक क्वेश्चन पूछते हैं। मैं जब भी यहाँ पर विद्युत की समस्या लेके लोग आते हैं, बाराबंकी जी से मिश्रा जी का क्वेश्चन हमेशा आता है और बहुत ही रेगुलर ये कॉलर रहे हैं। आपको पता है मिश्रा जी की सबसे बड़ी बात तो ये, अगर आप टाइम पे बिल जमा कर रहे हैं, 2 तरह की बात आपने की, समय पे बिल जमा कर रहे हैं तो आपको सरचार्ज नहीं लगेगा, अन्य सरचार्ज लगेगा, आपको विद्युत कनेक्शन विच्छेद नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, आपका कनेक्शन कटेगा नहीं समय पे करेंगे तो आप। और हमने उच्च दाब कनेक्शन में जरूर टाइम के पहले कनेक्शन देने पर हमने इंसेंटिव रखा है। अभी निम्न दाब कनेक्शन में इंसेंटिव तो नहीं है टाइम के पहले जमा करने पर इसमें कि विद्युत विच्छेदन से बचते हैं। ये विद्युत लाइन कट जाती है आपकी अगर, तो आपको लाइन काटने जोड़ने के 340 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो उससे बचेंगे आप टाइम पे जमा करने के बाद में। और अगर लेट जमा करते हैं सरचार्ज तो लगता ही आपको, जो भारी होता है। आप खुद बता रहे हैं कि सरचार्ज की वजह से बिल बढ़ते जाता है और वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट उसका आता है। तो इससे मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि समय पे बिजली का बिल जमा करें और विच्छेदन से बचें। ऐसे उपभोक्ता जो समय पे करते हैं उनको कोई विशेष लाभ दिए जाते हैं? नहीं, निम्न दाब कनेक्शन में प्रोत्साहन के रूप में अभी फिलहाल जो 2 तरह के कनेक्शन, निम्न दाब कनेक्शन, उच्च दाब कनेक्शन होते हैं। निम्न दाब कनेक्शन में तो ऐसी अभी फिलहाल कोई इंसेंटिव स्कीम नहीं है। उच्च दाब कनेक्शन में जो इंसेंटिव स्कीम है उनको 1% उनको मिलता है, इंसेंटिव मिलता है उच्च दाब कनेक्शन में। जी, इस बीच एक और कॉलर लाइन पे हैं, सागर से हम उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ मैम, नमस्कार। मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। नमस्कार जी।
जी, मेरे दो सवाल है। जी। पहला सवाल मैम ये था कि जैसे कोई लाइन की मतलब चोरी करता है बिजली की, या फिर लाइन को किसी तरह से नुकसान पहुंचाता है, और अगर कहीं कुछ करता है, काट पीटता है, तो उसकी हम शिकायत करें तो क्या गुप्त रखी जाती है अगर कोई व्यक्ति दूसरा जानकारी देना चाहे तो? जी। पहला सवाल ये था। और दूसरा जी। सवाल ये था कि हमने सुना था कि अभी बिल है जो बीपीएल वालों का, वो 100 रुपये आने वाला है, तो ऐसा सही है या फिर ये कोई जानकारी सही है या नहीं, इसके बारे में बताना। जी, आपके दोनों ही सवाल बहुत सही हैं। विपिन जी, मैं बताना चाहूँगा, आपने पहले जो क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई विद्युत लाइन से छेड़छाड़ करता है तो शिकायत कहाँ की जाए, और आप शिकायत गुप्त रखना चाहते हैं तो गुप्त रखी जाएगी शिकायत आपकी। हर कार्यालय में एक नंबर होता है जो नॉर्मली हम ये गुप्त अगर आपको हम इंफॉर्मेशन देनी है तो चीफ इंजीनियर कार्यालय में इस तरह की इंदराज किया जाता है जिससे कि आपका नाम गुप्त रखा जाए। और कई बार ऐसी भी स्कीम निकालते हैं हम लोग कि अगर उसकी जब एक्चुअल में मिल जाता, चोरी मिली, उसका पैसा आ गया, तो उसको कुछ प्रतिशत इनको मिलता भी है इन्फॉर्मर को। ये भी स्कीम चलती है कई बार। अभी फिलहाल तो ये स्कीम नहीं है, लेकिन इसकी स्कीम कई बार आई है कि पेमेंट का कुछ % मिलेगा। तो आपकी शिकायत बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी, बिल्कुल इस बात को मांगे चलिए। हम आपसे ये भी नहीं पूछेंगे कि आप अगर आप नहीं चाहते हैं नहीं बताना तो आपका नाम भी नहीं पूछेंगे, आप बता दीजिए कहाँ चोरी हो रही है। आप तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं हमारी, लेकिन आप चाहते हैं कि उस इंसेंटिव स्कीम में आप जाएं तो आपका नाम लिया जाता है, आपका फ़ोन नंबर लिया जाता है, आपका एड्रेस लिया जाता है। जब पेमेंट आप मिल जाता है तो उसका आपको इंसेंटिव मिला जाता है। दूसरी बात, जो आपने 100 रुपये स्कीम की जो बात कही है, ये अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश में चूँकि इलेक्शन आने वाले हैं, अब इस तरह की कुछ घोषणा है, इसके बारे में इस मंच से कुछ भी कमेंट करना हितकर नहीं होगा। जी, ये समय पे निर्भर करेगा। बलेचा जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरह के प्रकरण आते हैं, और जैसा कि अभी हमारे कॉलर का सवाल था कि जो विद्युत चोरी होती है तो ऐसे प्रकरणों में क्या न्यायालयीन प्रक्रिया होती है? सबसे पहले तो चित्रा जी मैं बताऊं आपको जी कि शिकायतें कई तरह की आती हैं। जी जैसे मीटर की रीडिंग बढ़ गई, जी या बिल ज़्यादा आ रहा है, जी इसके लिए तो जो है उपभोक्ता फोरम में जी। जा सकता है कंज्यूमर। जी और यहाँ तक कि जो है अभी कंपनी ने भी जो है विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का स्थापना करके वहाँ भी जी। सुविधा दी जा रही है। जी अगर कंज्यूमर चाहे कोर्ट फीस अगर बचना चाहता है या जी। आसानी से अपनी निराकरण चाहता है तो जी। वो विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में जा सकता है। जी दूसरा, उपभोक्ता फोरम जो है पहले से ही जो स्थापित हैं वह भी अपनी शिकायत लेके जा सकता है। जी तीसरी, सिविल कोर्ट में भी जा सकता है। जी और दूसरा, जो शिकायतें होती हैं, जैसे मान लो कंपनी वाले गए, उन्होंने जो है बिजली की चेकिंग की, वो पंचनामा बना दिया। जी अब वो बिजली चोरी का पंचनामा भी हो सकता है, जी वो धारा 135 में जा सकता है, 138 में जा सकता है। जी अब धारा 135 में अपराध कौन से होते हैं? मान लो आप गए, विद्युत चेकिंग करने वाले गए, जी आप जो है डायरेक्ट लाइन जोड़ के और लाइन चला रहे हैं, जी तो वो आपका 135 में अपराध बन जाएगा। जी दूसरा, अगर मान लो आप मीटर में टेम्परिंग करके चोरी कर रहे हैं, जी तो वो धारा 138 में जाएगा। तो ये जो है शिकायतें या जो कंप्लेंट रहती हैं, ये अपने अपने अलग इस तरह की अलग रहती हैं। जी अब धारा 135 से 138 के लिए जो है स्पेशल न्यायालय गठन किया गया है। जी स्पेशल न्यायालय में जो है इनका निराकरण होता है। जी इसके लिए कंपनी की ओर से जो है अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद पेश किया जाता है। जी परिवाद पेश करने के बाद कोर्ट उस पर जो है कोग्निजेंस लेती है। जी कोग्निजेंस लेने के बाद जो है बेलेबल वारंट जारी होता है जी एक्यूज को, जी फिर वो उपस्थित होता है, फिर ट्रायल चलती है। ट्रायल चलने में अगर कंपनी साबित कर देती है जी कि हाँ आपने चोरी की है, तो उसके लिए बहुत हैवी दंड का प्रावधान किया गया है इलेक्ट्रिसिटी में। लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जी किस तरह के दंड का प्रावधान है? दंड का मीन्स, अगर मान लो 135 के प्रूफ हो गया, केस साबित हो गया, जी तो साबित होने में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 135 में जो है 3 गुना जुर्माने का प्रावधान है। जी 3 गुना जुर्माने का प्रावधान है। और दूसरा 3 साल तक की सजा है। और जी। तीसरा, धारा 154(5) में जो है सिविल लायबिलिटी फेस करने का अधिकार है कोर्ट को, वो भी डबल रेट से होती है। तो इस प्रकार मान लो अगर कोई उपभोक्ता जो है 50 रुपये की चोरी करता है, जी तो उसको 3 गुना जुर्माना, 150 रुपये, और जी। डबल सिविल लायबिलिटी, मतलब 150 रुपये की चोरी के लिए उसको 250 रुपये अदा करना पड़ते अदा हैं। करना। और साथ में जो है 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो वो अलग उसको भुगतना पड़ता है। भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि यदि कोई इस तरह का कोई एक्ट करता है तो उसके लिए कानून बड़ा सख्त है। पर यदि किसी उपभोक्ता के साथ गलत होता है, आपने ये पक्ष तो एमपीबी का रखा, यदि किसी उपभोक्ता के साथ गलत बिलिंग की जाती है, अक्सर इस तरह के प्रकरण उपभोक्ता फोरम में भी सुने जाते हैं। थेफ्ट के मैटर में लोगों का ये कहना होता है कि गलत केस बना दिया गया, तो उपभोक्ता के पास क्या रेमेडी है? उपभोक्ता के पास भी बहुत रेमेडी है। सबसे पहले उपभोक्ता जो है कंपनी में जो है अधिकारियों के पास शिकायत करे, जी वहाँ अगर उसका निराकरण नहीं होता है तो शहर व्यक्त का अधिकारी वहाँ शिकायत करे। जी इसके बाद कंज्यूमर फोरम में जा सकता है।
अगर 135 का पंचनामा है तो उसमें कंज्यूमर फोरम को सुनने का अधिकार नहीं है। उस स्थिति में जो है 482 में वो हाईकोर्ट में उसको क्वेश्चन करने के लिए जा सकता है तो पंचनामे को। आपने बताया कि वो विभाग में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, इसके लिए फोरम भी बनी है। खान साहब आपसे भी जानना चाहेंगे इस बारे में कि इसमें ये आदमी अप्रोच कैसे करे, उसे कैसे पता चले, क्या बिल पे लिखा होता है ये सब? देखिए, पहली बात तो ये कि सबसे पहली बात है कि हम चेक करने चाहते हैं तो आजकल डिजिटल पंचनामा बन रहा है। जी। मैं आप बताना चाहूंगा, यहाँ पर हाथ का पंचनामा मामला सब खत्म हो गया तीनों कंपनियों में। अब मोबाइल पर बकायदा हर चीज की एंट्री मोबाइल पे हो रही है, फोटो खींची जा रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है और उसकी साइन भी मोबाइल पे कर रहा है वो। तो इस तरह का झूठा पंचनामा बनाने के चांसेस रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा। ठीक है, एनीवे फिर भी उसका अगर कहना है कि एक तो उसने सामने पंचनामा बना, उसकी साइन करे, उसके पूरे सब लिखा गया, पूरा पंचनामा बना हुआ है, डिजिटल है, उसे कॉपी दी जाती है। कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पर पंचनामा बनना स्टार्ट हुआ, कितने बज के कितने मिनट कितने पंचनामा बनना खत्म हुआ, ये उसके ऊपर रिकॉर्ड है, उसका हार्ड कॉपी दी जाती है उसकी निकाल के। उसके बाद में अगर उसको लगता है कि इस पंचनामे के विरुद्ध या उस बिल के विरुद्ध उसको अपनी अपील करनी है, सबसे पहले तो जो असेसिंग ऑफिसर है, मतलब जिसने कनेक्शन चेक किया, वो उसी के पास में एक महीने के अंदर वो उसी को अप्लाई कर सकता है कि आपने चेकिंग जो की थी, ठीक है, मेरी चोरी थी, आपने इसमें माइक्रोवेव, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने माइक्रोवेव लिखा है, माइक्रोवेव 2 किलोवाट का लिखा है, मेरा 1 किलोवाट का, ये रहा दस्तावेज। या आपने ये लिखा है कि मैं फ्रिज मेरे पास जो रखा है, ये देखिए, हम एक बताना चाहूंगा, भले इस बात को मानेंगे कि जब हमारे पास थंब रूल होते हैं, जब हम बिलिंग करते हैं तो हम 12 महीने की बिलिंग करते हैं, ये विद्युत अधिनियम में लिखा हुआ है, चेकिंग है पूर्व 12 महीने की। लेकिन या फिर वो प्रूफ दे कि कब से चला रहा है, 12 महीने, या वो प्रूफ दे। अब हम 12 महीने की बिलिंग करेंगे, वो बताता है कि नहीं साहब, मैंने ये फ्रिज अपना 3 महीने पहले खरीदा है, ये एसी मैंने 2 महीने पहले खरीदा, उसको दस्तावेज लगाए, तो असेसिंग ऑफिसर अंतिम आदेश जारी करने के पहले उस बिल को रिवाइज कर सकता है। अब अंतिम आदेश जारी हो गया, तब उसकी सुनवाई नहीं हुई या उससे पेपर प्रस्तुत नहीं कर पाया, बिल उसका फाइनल हो गया। बिल जब फाइनल हो गया तो उसकी फिर कमिटीज बनी हमारे यहाँ। 5 किलोवाट तक का डोमेस्टिक कनेक्शन है, 5 किलोवाट कनेक्शन है और डोमेस्टिक कनेक्शन है या कॉमर्शियल कनेक्शन है। उसके बाद अधीक्षण यंत्री जो महाप्रबंधक के नाम से जाने जाते हैं आजकल, ये अधीक्षण यंत्री, उनके में कमेटी बनती है। उस कमेटी में विजिलेंस ऑफिसर होता है, संबंधित संभाग अधिकारी होता है, अधीक्षण यंत्री उसके मुखिया होते हैं और एक इंडिपेंडेंट अधिकारी भी होता है जो उन बात को सुनता है। बाकायदा उनको बुलाया जाता है, उनके पेपर लिए जाते हैं, ये बताएंगे चेकिंग में क्या मिला था, वो कहेंगे कि नहीं हमको ऐसा नहीं ऐसा था, उसका निराकरण होगा। और उसके ऊपर का अगर लोड है तो जो हमारे मुख्य महाप्रबंधक होते हैं, जो चीफ इंजीनियर, उनके पास कमेटी है, वहां जा सकता है। लेकिन कमेटी के जाने के कुछ नियम है। आपको बिल 100 रुपए का बिल दिया मान लीजिए, तो आप कमेटी में चले गए कि हमें आपत्ति है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको आज जो नियम है उसके हिसाब से 50% डिस्प्यूटेड अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल और एडजस्टेबल होता है। जैसे मान ली 100 रुपए का बिल बनाया, 50 जमा कर दिया आपने, बिल बना 40 रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, 10 रुपए या तो एडजस्ट हो जाएगा, बिल में एडजस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद सुनवाई होती है, सुनवाई करके फाइनल बिल बनता है। ये तो हमारे लेवल, इसके हमारे लेवल सुनवाई इसको नहीं हो पाई या वो संतुष्ट नहीं है, जैसा बलेचा जी ने बताया, कोर्ट तो खुला ही उनके लिए। फिर बिल्कुल खान साहब, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पर जैसा आप यहाँ मंच पे बता रहे हैं, क्या इतना आसान नहीं, इतना आसान है किसी उपभोक्ता के लिए किसी ऑफिसर से मिलना? और क्या कमेटी का डिस्प्ले में कहीं इस तरह से मेंशन किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, एक आम इंसान जाता है, वो कैसे अप्रोच करेगा, उसकी जानकारी में ये चीजें कैसे आएंगी? आज हम मंच पे ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, मैंने आपको चेकिंग करी, आपको बिल दिया, अब आपके हाथ बिल है, बिल है तो या तो बिल जमा करेंगे आप या प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल, दो ही बात करेंगे, जमा करेंगे प्रोटेस्ट करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है बिल ठीक है, जमा कर दीजिए, आपको अगर बिल ठीक नहीं है तो प्रोटेस्ट कर दीजिए सादे कागज में। प्रोटेस्ट सादे कागज में, वहाँ इतना आसान है उसका मिलना, ऑफिसर से मिलना, इसलिए या प्रक्रिया, मतलब मैं बिल्कुल सरल है, क्योंकि हर पंचनामा, हर इंस्पेक्शन रिपोर्ट डिजिटाइज नंबर्ड होती है ना। अगर मान लीजिए किसी अधिकारी ने उसको आपको जो जैसे कहना है कि तो वो जो नहीं दी रेड डॉट को, तो वो जो नहीं दी तो पेंडेंसी दिखेगा। मैं तो समझना चाहूंगा, ऑनलाइन कंप्लेंट हो सकती है, ऑनलाइन कंप्लेंट हो सकती है, 1912 पे कंप्लेंट करिए आप जी, 1912। लेकिन उसमें प्रॉब्लम आपको ये, दस्तावेज आप प्रस्तुत करने में आपको ऑफिस आना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी दस्तावेज आपको जो देना चाह रहे हैं कि भाई मैं किराए पर बाद में लिया मैंने, या मैंने एसी बाद में खरीदा, या मेरे एसी 2 टन का नहीं 1 टन का है, ये तो यू हैव टू प्रूव इट। ये बात पर रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, कंप्लेंट का तो आसान हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मैं इसलिए बता रहा था, वो इसलिए नहीं चूकता क्योंकि नंबर है, आपको मशवरा नंबर है।
अब हम हर महीने रिव्यू करते हैं पैसा आया कि नहीं आया, जी पैसा नहीं आया तो कनेक्शन क्यों नहीं काटा आपने उसका। जी अगर काटने गए तो बोलेगा साहब मैंने तो आवेदन दे रखा है, आप मुझे कनेक्शन कैसे काट सकते हो। जी। तो कोई भी अधिकारी अपने आक्षेप लेना नहीं चाहेगा, जी। तो वो अपने तुरंत केस बना के कमेटी को भेजेगा और कमेटी उसको राइटिंग में भेजती है चिट्ठी, जी। इस तारीख को इतने बजे आपका प्रकरण कमेटी में रखा गया है, कृपया अपना पक्ष के लिए यहाँ पर आइए। जी बिल्कुल सब राइटिंग में। बिल्कुल। अब बलेचा जी से हम इस बारे में जानकारी लेते हैं। बलेचा जी, अगर कोई उपभोक्ता किसी कारणवश समय से बिल जमा नहीं कर पा रहा है, लंबा समय हो गया है, उसने बिल नहीं जमा किया है, तो एमपीबी को क्या अधिकार हैं और क्या उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है कानून के तहत? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। जी कोई भी उपभोक्ता है, यदि उसका बिल बकाया रहता है जी। तो कंपनी को पूरे फुल अधिकार दिए गए हैं। जी उसको नोटिस दे सकती है, धारा 56 में नोटिस दे सकते हैं 15 दिन का, कि 15 दिन में आप पैसे जमा कीजिए। जी अगर नहीं करते हैं जमा तो कनेक्शन विच्छेद कर सकते हैं। जी और दूसरा, इनको जो है कंपनी को जो है आरआरसी के अंतर्गत जो है अधिकार प्राप्त हैं। जी अगर आपने बिल जमा नहीं किया, आपको नोटिस दे दिया 15 दिन बाद भी, जी तो कनेक्शन तो काटेंगे, साथ में आरआरसी जारी करके आपसे वसूली की कार्रवाई कर सकते हैं। जी। वसूली का जैसा कि आपने बताया, तो वसूली कितने दिन की जा सकती है? अधिकतम ये कितने समय की बहुत वसूली उपभोक्ता से बहुत की जा बढ़िया सकती है? चित्रा जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। ये जी धारा 56(2) में जो है प्रावधान किया गया है कि अगर 2 साल से ऊपर की रिकवरी है जी तो कंपनी वसूल नहीं कर सकती उसको, जी जब तक कि उसको लगातार वसूली हेतु दर्शाया नहीं गया हो। बिल में बिल वो में चीज़- दर्शाया नहीं गया लगातार, जी। तब तक 2 साल से अधिक से वसूल नहीं कर सकती। जी तो ये बहुत अच्छा लीगल सवाल है और ये दर्शकों को जो है कनेक्शन काटने के पहले नोटिस देना जरूरी है? जरूरी है, मैंडेटरी है। 15 दिन का Mandatory। नोटिस अनिवार्य है जी। देना। बिना नोटिस के अगर कनेक्शन काटा जाता है तो उसके खिलाफ कंज्यूमर कार्रवाई कर सकता है। जी। इस बीच एक कॉलर हैं, हम उनका सवाल लेते हैं। सुंदर सिंह जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? आप लाइन पर हैं हमारे साथ? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बलेचा जी, हम बात कर रहे थे कनेक्शन काटने के पहले नोटिस देना जरूरी है और 2 साल से ज़्यादा की रिकवरी नहीं कर सकते हैं। यदि कोई उपभोक्ता की मजबूरी है और वो एक साथ पैसा नहीं दे पा रहा है, तो क्या न्यायालय से उसको ऐसी कोई राहत मिल सकती है कि वो किश्तों में भुगतान कर दे कनेक्शन कटने के लिए? क्या इस तरह का कोई राहत दी जा सकती है उसको कटने से पहले? मेरे ख्याल से लीगली तो कोर्ट, कोई भी कोर्ट जो है किस्त नहीं कर सकती या उसको विभाजित करके नहीं ले सकती। ये सिर्फ कंपनी के अधिकारी कर सकते हैं, उनको अधिकार प्राप्त है कि अगर कोई कंज्यूमर की अगर मान लो 50,000 बकाया राशि है, वो इकट्ठा जमा करने में असमर्थ है, तो 5 किस्तों में 6 किस्तों में से तो हम विभागीय हाँ, नियम विभाग कर इस सकता है बारे इसको, में- लेकिन न्यायालय न डायरेक्शन दे सकता कंपनी को, जी न ऑर्डर कर सकता किस्तों के लिए। जी। आपसे जानना चित्रा जी, ऐसा देखिए, इंस्टॉलमेंट की जो बात कर रहे हैं, जी। ये हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष को या किसी विषय प्रकरण में इस तरह की प्रॉब्लम हो। हाँ, परिस्थिति देखिए हमारी है। बात देखिए आप, जी। हम आपकी रीडिंग लेते, सपोज रीडिंग 1 तारीख को ली हमने, जी हम रीडिंग आपकी 1 तारीख को ली, तो पिछले महीने भर की खपत जो थी, महीने भर खपत कर ली आपने। 1 तारीख को मैंने रीडिंग ली आपको, जी। फिर आपको मैंने बिल दिया, एक को दिया, 2 को बिल दिया मैंने आपको, फिर जी। 15 दिन का समय दिया मैंने आपको। जी। तो जो आपने 1 अगस्त को चिट्ठी जो बिजली खपत की थी आपने, मैं 15 सितंबर से पैसा मांग रहा हूँ, 1.5 महीने वैसे डिले हो गया आपके लिए में, जी। ठीक है ना। जी। मैं बात समझने की कोशिश करूं, उसके बाद फिर आपने पैसा रोक लिया, मेरा पैसा रोक लिया 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। अब जब मैं बड़ी मुश्किल से काटने आपके पास गया तो आप इंस्टॉलमेंट कर दो, तो प्राइम ऑफिसी में ऐसे केस में इंस्टॉलमेंट हम नहीं करते हैं। लेकिन विशेष परिस्थिति की आप जो बात कर रही हैं और अधिकार की बात जो कर रही है, अधिकार जो है कंपनी को, क्या अधिकारियों को अमाउंट के हिसाब से डीओपी जो डेलीगेशन ऑफ पावर है, उसमें डी साहब को, जी एससी साहब को, चीफ इंजीनियर साहब को और एमडी साहब को, जी इनको अलग पावर्स दिए गए हैं। और अभी फिलहाल जो अभी नियम चल रहा है तीनों कंपनियों में, 9 इंस्टॉलमेंट करने के नियम है। हालांकि मुझे ये सब बातें यहाँ बताना नहीं चाहिए, नहीं तो इंस्टॉलमेंट वालों की बढ़ जाएगी। लेकिन मैं फिर पुनः कहूंगा चित्रा जी, कुछ मजबूर लोग इस विशेष जो के क्रॉनिक लाभान्वित हो सकते हैं। जमा ही नहीं करना चाहते हैं, जी तो उनको हम क्या करें, कनेक्शन काटने का कोई विकल्प ये भी तो नहीं है। विभाग का अदरवाइज हम अधिकार लोग है। 9 किस्त करने के लिए अधिकार है। जी। लेकिन मैंने कहा अमाउंट के हिसाब से 1 लाख के नीचे डी साहब को अधिकार है, 3 लाख तक एससी को अधिकार है, 10 लाख तक चीफ इंजीनियर को, उसके ऊपर ऐसा अलग अलग स्लैब्स बने हुए हैं। जी तो उसके हिसाब से वो अप्लाई करेंगे उनको। इंस्टॉलमेंट में खास बात लेकिन मैं बताना चाहूंगा, इंस्टॉलमेंट का मतलब ये होता है डाउन पेमेंट आपको पहले 25% जमा करना है।
जी और आपका बाकी जो बचा पैसा वो आपके आगे 8 किस्त बन जाएंगे, 9 किस्त हो गई। जी अब अगली बार जो आप जमा करेंगे तो करंट बिल जमा करना जरूरी है, करंट बिल जी और वो इंस्टॉलमेंट। जी मेरी बात समझिए ना, हाँ, आप 25% जमा कर दिया आपने, बाकी बिल्कुल। बच्चा इंस्टॉलमेंट कर दिया आपने, इंस्टॉलमेंट। अगले में नया बिल आपका आएगा, चालू माह का बिल जिसको हम कहेंगे, बिल्कुल। वो आप जमा करेंगी प्लस इंस्टॉलमेंट जमा करेंगी। और एक बार भी इंस्टॉलमेंट अगर आप चूक आपकी हुई तो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी आपकी स्वतः खत्म हो जाती है। जी खान साहब, आपने कहा कि 1 तारीख को रीडिंग के लिए जाता है आपके यहाँ मीटर रीडर, तो कई बार ये शिकायतें सुनने में आती हैं कि जो रीडिंग है वो लेट ली जाती है और फिर वो टैरिफ उस हिसाब से जो रीडिंग है उसमें चेंज आता है। तो कोई समय सीमा निर्धारित है किस डेट तक रीडिंग लेना है मीटर की किसी भी मीटर रीडर को, और यदि उसके बाद ली जाती है तो उसमें कंज्यूमर को जो एक टैरिफ में स्लैब में चेंज आता है तो वो कैसे लाभ है? मैडम डेट निर्धारित नहीं थी, समय निर्धारित है, 30 दिन की साइकिल होती है। जी क्योंकि देखिए जब मैं अगर भोपाल की बात करूं, मेरे भोपाल में 5.5 लाख कंज्यूमर है, जी 5.5 लाख का कंज्यूमर की रीडिंग एक दिन में होना पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको स्कैटर करते हैं हम 20 दिन में। जी ग्रुप चलते हैं, ग्रुप चलते रहते जी। हैं, तो 30 दिन की रीडिंग होनी चाहिए। मान लीजिए 2 अगस्त को हुई है, अगली बार 2 सितंबर या 1 सितंबर 30 सितंबर को होगी। ये आपने जो कहा कि स्लैब चेंज होता है, जी। ये पहले होता था, अब उसको प्रो राटा बेस पे 30 दिन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए 32 दिन आपकी 35 दिन की रीडिंग हो गई, जी मान लीजिए आपकी रीडिंग किसी वजह से, क्योंकि आजकल सब स्पॉट बिलिंग है, जी स्पॉट बिलिंग मशीन लेके जाता है, पंच करता है, खटाखट बिल हैंड टू हैंड मिल जाता है आपको, है ना। उसमें हो सकता सॉफ्टवेयर एरर आ जाए, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकता है, हो सकता है आपकी रीडिंग से 35 दिन में हो रही, 34 दिन में हो रही, तो पूरा डाटा बेस पे 30 दिन के कैलकुलेट करके ही बिल बनता है। तो स्लैब का किसी भी उपभोक्ता को कहीं नुकसान नहीं होता। जी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बलेजा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी कोई प्रकरण किसी के खिलाफ बनाया जाता है, किसी उपभोक्ता के खिलाफ, चाहे वो अनाधिकृत बिजली उपयोग का हो, चोरी का हो या कोई और प्रकरण बनाया जाता है, कमर्शियल हो, डोमेस्टिक हो, किसी उपभोक्ता को सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए और क्या सावधानी रखना चाहिए जब उसके खिलाफ प्रकरण, क्योंकि कई बार अनजाने में लोगों से चूक हो जाती है और वो अपना केस अच्छे से नहीं लड़ पाते हैं। तो कौन से दस्तावेज और क्या चीज़ें उनको करना चाहिए जिससे कि कोई गलत चीज़ ना हो उनके साथ? बहुत बढ़िया सवाल किया चित्रा जी आपने। इसमें 2 तरह की स्थिति बनती है। जी अगर अनऑथराइज यूज है तो वो धारा 126 में जाएगा, जी और अगर इंटेंशनली डायरेक्ट Theft, चोरी कर रहा है, चोरी थेफ्ट कर कर रहा है, तो वो 135 में जाएगा। जी 135 के लिए जैसे मैंने बताया था आपको जी कि 135 केस बनता है, तो उसके लिए खान साहब ने बताया अभी आपको, कमेटी बनी हुई है, जी। उसमें कर सकता है। पहले असेसमेंट ऑफिसर जो है उसके पास कर सकता है, इसके बाद जो कमेटी बनी उस पर कर सकता है, जी इसके बाद हाई कोर्ट जाने का भी उसके पास ऑप्शन है। अगर जी। उसको लगता है कि वास्तव में मैंने चोरी नहीं की और मेरे खिलाफ गलत पंचनामा बनाया है, जी तो वो 482 में हाई कोर्ट में जाके उसको पेश करने की कार्रवाई कर सकता है। क्या दस्तावेज उसको उसके दस्तावेज लिए सिर्फ पंचनामा चाहिए। आवश्यक है? पंचनामा खाली जो, और उसको वो कैसे साबित करेगा कि ये जो पंचनामा बना है, क्योंकि पंचनामा विभाग ने बनाया है तो एक प्रिजम्पशन तो ये है कि शासकीय कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है और शासकीय कैपेसिटी में कर रहा है तो सही माना जाएगा। तो उसके पास ऐसे कौन से दस्तावेज या विटनेस या एविडेंस होना चाहिए कि जिसके आधार पर वो क्लेम करे? जहाँ वो उसका कहना है, वो अगर क्लेम करता है कि मैंने चोरी नहीं की, जी गलत पंचनामा बना है, जी तो वो जैसे मान लो कि उस पंचनामा मान लो एक घर पंचनामा बना दिया, जी अब वो कहता है ये मेरे घर मेरे नाम पे है ही नहीं, जी तो अब उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मेरा घर नहीं है। ये जी इस आधार पे जाएगा, वो रजिस्ट्री लेके जाएगा कि ये मेरा घर नहीं है, न मेरा इस पर आधिपत्य है, जी तो हाई कोर्ट में अपनी प्राइमा फेसी दिखाएगा कि साहब ये मेरे नाम पे केस गलत बनाया है, क्योंकि मैं तो न तो इसको ओनर हूँ जी और न मेरे पास इसका कोई न मीटर है बिजली का, न पानी का बिल है, न मेरे इस आधिपत्य में है ये परिसर, जी। तो उसके आधार पर जा सकता है ये चीज़ें लेके। इसके अलावा अगर उसका आधिपत्य भी है, उसके नाम प्रॉपर्टी है, पर जैसे विटनेसेस हैं, अब कोई भी व्यक्ति जब पंचनामा बनता है तो वो एक एक कॉलम को उतने बारीकी से नहीं पढ़ता। एक सामान्य लोगों की एक वो होती है कि भाई उन्होंने कहा यहाँ साइन कर दो, आपने साइन कर दिए। जो विटनेसेस होते हैं तो क्या वो जो पंचनामा बनाने वाले आते हैं वो साथ में ही एमपीबी के होते हैं या जनरली जो चेकिंग के लिए जाते हैं वो एमपीबी के अधिकारी होते हैं, साथ में उनके जो रहते हैं वो लाइनमैन वगैरह होते हैं, वो सब एमपीबी के होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर उसको मालूम है कि उस आधिपत्य भी उसका है, मकान भी उसका है, जी, तो फिर वो कैसे प्रोटेस्ट कर सकता है? हाँ,
आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पर क्योंकि एक बार आपने साइन कर ली, इसके प्रति आपको जागरूक होना चाहिए। जब आपके खिलाफ पंचनामा बनता है, जी कानूनी रूप से हम यही आपसे हाँ, जानना चाह रहे हैं जब कि पंचनामा बन रहा है तो आप जी, उसको पढ़िए, उसमें जी, क्या लिखा है। जी आंखें बंद करके साइन मत करिए। जी अगर आपने आंखें बंद के साइन कर दिए तो आपको प्रोटेस्ट के लिए कोई रास्ता नहीं है। जी फिर आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगी। जी। ट्रायल फेस करने में जो रिजल्ट आता है, या तो आप बरी होंगे या आपको सजा होगी, दोनों में से एक काम होगा। जी आपका कहना यही है कि कोई भी पंचनामा या दस्तावेज जब आप साइन करते हैं उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद साइन करना चाहिए। जी और अगर कोई आपत्ति है तो पंचनामे पर आप आपत्ति लिखें जी कि आपने जो लोड इसमें पंचनामे में लिखा है 3 किलोवाट, ये तो है ही नहीं हमारा, जी हमारा तो 500 वाट का है खाली बस, तो ये उसमें लिखना पड़ेगा, आपको आपत्ति लिखना पड़ेगी। तो जो और वो साइन करने से अगर मना करता है खान साहब, तो ऐसी स्थिति में एमपी भी क्या एक्शन लेगा? साइन करने से मना करने से हमारे कार्रवाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैडम, क्योंकि हमने अगर केस पकड़ा है उसका, हमारे पास हमारे विटनेस है, उनकी फोटोग्राफी है, वीडियो फोटोग्राफी है, तो हम केस बनाएंगे। आप जो बात कर रहे हैं दस्तावेज की, से जो वलेचा जी बता रहे थे आपको चोरी का प्रकरण है, सबसे पहली बात तो है कि चोरी का प्रकरण है, उसके पास अगर मीटर है तो सबूत दिखाए, बिल उसको आ रहा है, बिल दिखाए मुझे, वो बिल उसको आता है, मुझे बिल मीटर का बिल मीटर कहाँ लगा हुआ है। देखिए दो तरह की चोरी होती है, फिर डायरेक्ट चोरी है, उसके मीटर ही नहीं है, जी तो उसने हमारे केबल से कंडक्टर से तार लेके आया है ना, तो अगर वो कह रहा मैंने चोरी नहीं करी, जैसे आपने कहा चोरी नहीं करी, तो वेयर इज द मीटर? जी मीटर तो बिल कहाँ है उसका? तो जो पेपर जो उसको प्रस्तुत करना है, ये प्रस्तुत करना है कि मीटर मेरा ये रखा, ये लगा मीटर, ये मेरा बिल आ रहा है, तो आप चोरी कैसे बना सकते हैं? लेकिन मीटर से भी चोरी होती है। कैसे चोरी होती है कि कुछ लोड मीटर से चलता है, कुछ लोड बाईपास करके चलता है। जी तो हम जब केस बनाते हैं विद्युत वितरण कंपनी के ऑफिस से चेक केस बनाते हैं, तो जहां से चोरी हो रही है उसकी फोटो जरूर खींचते हैं, उसकी वीडियो बताने की, देखिए यहाँ सब चोरी कर रहे हैं, तो उसको डिनाइल का तो उसके पास में मौका ही बात ही नहीं है, क्योंकि हम फोटो से प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप यहाँ से चोरी कर रहे हैं आप। और दूसरी बात, उसके बाद अगर उसके पास मीटर है, कनेक्शन है, बिल उसके पास में आ रहा है, तो बिल प्रस्तुत करे वो कि बाकायदा उसका हर महीने 400 यूनिट का बिल आ रहा है, 300 बिल आना चाहिए, कितना बिल आ रहा है, हमारा लोड के कितना बिल आना चाहिए। पहली बात तो अगर मीटर नहीं है तो बात खत्म हो गई, चोरी है, उपयोग चल रहा है, बल्ब चल रहा है और मीटर है, बाईपास कर रखा है, तो वो प्रूफ करे कि बाईपास नहीं किया, हम प्रूफ करेंगे ये बाईपास आपने किया है, इतनी खपत आपकी इतनी आई चाहिए। फिर दूसरी दस्तावेज की बात कर रहे हैं, वो अपने इक्विपमेंट के रखे। और बलेचा जी, जैसा कि खान साहब बता रहे थे, खान साहब आप उस समय बता रहे थे कि चोरी किस तरह से होती है, तो आप हाँ, उसको तो पूरा करें तो फिर हम बलेचा जी मैं बताता, जैसे आपने कहा कि उसका कहना मैं चोरी नहीं कर रहा था, भाई चोरी नहीं कर रहा था, मीटर उसके पास होगा जी, मीटर दिखा दे, बिल आ रहा होगा, बिल दिखा दे, बिल में खपत दिखा दे, बकायदा मीटर लगा हुआ, बिल खपत आ रही 0 यूनिट, कैसे पॉसिबल है? महीने भर खपत है 3 यूनिट, कैसे पॉसिबल है? डेफिनेटली ही वाज मेकिंग थेफ्ट, चोरी कर रहा है वो आदमी, तो हम वैसे प्रूव कर सकते हैं उसको। उसके बाद जैसे कई बार बात होती है, हम लोग जब बिलिंग करते हैं, बिलिंग अगर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा माध्यम से, बिलिंग कैसे की जाती है चोरी के प्रकरण में। चोरी के हमने चोरी पकड़ ली, मीटर नहीं है या मीटर है, दोनों केस में मान लीजिए चोरी पकड़ ली, अब उसमें बिलिंग कितनी यूनिट आंकलन कैसे करेंगे? तो अधिनियम में दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया है LDHF, लोड है ना, डेज आवर्स फैक्टर, LDHF। तो उसका लोड हम निकाला कि आपके घर में इतने एसी है, इतने बल्ब है, इतने पंखे से इलेक्ट्रिक लोड आ गया, 30 दिन का महीना होता है, 30 दिन लेते हैं, घंटे फिक्स होते हैं, घर के लिए अलग रखा हुआ है, गवर्नमेंट अधिनियम में दिया गया है, घर के लिए अलग, ऑफिस के अलग, कॉमर्शियल अलग और इंडस्ट्रियल अलग, घंटे फिक्स हो गए, मतलब सब चीज फिक्स है। लोड हम निकालते हैं, दिन फिक्स है, आवर्स फिक्स है, मल्टीप्लाई करके यूनिट्स आ गया, उस यूनिट के हिसाब से खपत आई, इतनी खपत आपकी होनी चाहिए थी। अब मीटर ही नहीं है ना, तो मैं कैसे बताऊंगा कितनी यूनिट आई? 300 यूनिट खपत आई मान लीजिए, तो उसको फिर हम चोरी के प्रकरण अगर है तो उसको हम 1.5 गुना करके डबल टैरिफ से बिल करते हैं। जैसे बलेचा साहब बता रहे थे आपको अभी कि चोरी बहुत महंगा सौदा है, बहुत महंगा है, मतलब आप अगर आराम से चलाएंगे तो आपको 100 यूनिट का बिल जो आएगा, आपको इसमें अगर आप चोरी करके चलाएंगे तो आपको लगभग 500 यूनिट का बिल जमा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1.5 गुना करता हूं मैं खपत को, फिर दुगने रेट से बिल करता हूं, इतना भारी है, तो गैर कानूनी है, गैर कानूनी तो है ही है, गलत ही है। मैं आपको फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बता रहा हूँ, दोनों ही पक्ष कानूनी रूप से तो बहुत ही खतरनाक है, आपको जेल हो सकती है, कारावास आपको हो सकता है। बिल्कुल, इसमें हम आप चाहें तो हम कंपाउंडिंग ना करें जी, हम कंपाउंडिंग नहीं करना हमें, तो इनको आप ट्रायल पे लीजिए और उनको सजा सुनाइए। जैसे वलेचा साहब ने कहा, उनको सिविल लायबिलिटी लग सकती है, जो कि 3 गुना हो सकती है सिविल लायबिलिटी,
तो बहुत महंगा है। आदमी को लगता है क्यों कनेक्शन लूँ, तार दिख रहा है चोरी कर लूँ, लेकिन उसके इम्प्लीकेशन नहीं पता कितने खतरनाक होते हैं। तो ये अब एलडीएफ की जो बात करता था लोड, तो लोड मैंने निकाला कि आपको 6 किलोवाट आया, उसमें आप हमें अपने पेपर डिस्प्यूट कर सकते हैं या उसमें आप अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि आपने जो लोड 6 किलोवाट लिया, 6 नहीं है साहब, आपने एसी लिख लिया 2 टन का, मेरा एसी 1 टन का है, इसके दस्तावेज है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि आपको 12 महीने की बिल करते हैं, ही कैन प्रूव इट कि नहीं साहब मैं इस मकान में 3 महीने पहले आया हूँ, मैं इसके पहले यहाँ रहता था, 3 महीने पहले पोजेशन लिया है, पोजेशन लेटर दे दे, या 3 महीने पहले मैं किराए से आया हूँ, मुझे किरायानामा दिखा दे, तो कमिटी विल लिसन ऑल दिस थिंग, तो वहां आपका बिल में संशोधन होने के चांसेस रहते हैं। खान साहब कई बार ये भी होता है कि कोई खराब चीज रखी है घर में, 4 कूलर हैं, 2 खराब हैं, अब एमपीबी वाले जब आएंगे तो चारों को लेंगे। इसकी वजह सुन लीजिए क्यों लेंगे, मैं बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन हर आदमी बोलता है, सब तो खराब पड़ा था जनाब, आपको टाइम कितना लगेगा कूलर ठीक करने में? आधा घंटा, तो मैं हर आधा घंटे चेक करने जाऊंगा नहीं आपके पास, अभी कूलर खराब था, अब मुझे पता नहीं कब खराब हुआ था, कल तक चला था क्या वो, ये आप कल से चलाएंगे क्या? इट्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, आप यूज करेंगे उसको, आप ये मुझे बता नहीं सकती कब से खराब है वो या कब मैं यूज करूंगा, इसलिए हम जिसको लोड में पूरे को लेंगे जो बिजली से जुड़ा होता है। जी बलेजा जी, जो विद्युत चोरी के और अनधिकृत उपयोग के जो केस होते हैं, तो उसमें यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको रेमेडी चाहिए और उसे लगता है कि नहीं उसने ये सब नहीं किया, अनाधिकृत के मामले में ये ज़्यादा होता है क्योंकि उसे जानकारी नहीं होती कि 126 क्या है, किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता कि धारा 126 क्या है। तो आपके माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बिल में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे वो राहत पा सकता है और उसे क्या क्या देखना चाहिए जब ऐसी कोई कार्रवाई होती है। बहुत बढ़िया सवाल चित्रा जी आपका, दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है जी। 126 के प्रकरण सामान्यता कैसे होते हैं बताता हूँ मैं आपको जी। मान लो आपने कनेक्शन लिया है घरेलू जी और आप उसका उपयोग कर रहे हैं गैर घरेलू जी, तो वो आपका 126 में अनऑथराइज्ड में केस बन जाएगा आपका जी। या मान लो आपने टेरिफ लिया है उसका घरेलू का और उपयोग कर रहे हैं गैर घरेलू का या इंडस्ट्रियल का जी, तो ये ऐसी स्थिति में अगर पाया जाता है तो 126 का केस आपके खिलाफ बन जाता है जी। वो अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग माना जाता है जी। उसके खिलाफ 126 में क्या प्रावधान है जी। 126 में वही प्रावधान है जो 135 में है। अगर मान लो आपका लोड पाया गया 3 किलोवाट, उसकी बिलिंग हुई आपकी 5000 जी। तो वो 5000 जो है 3 गुना डबल रेट से होगी जी। जो 5000 का बिलिंग है वो डबल रेट से होगी जी। तो डबल रेट में मतलब आपका 10,000 बिल हो जाएगा। अब इसके लिए पहले तो सामान्यतः कंज्यूमर जो है उपभोक्ता फोरम में चला जाता था जी। सिविल कोर्ट में चला जाता था, लेकिन एक माननीय उच्चतम न्यायालय का जजमेंट थर्मल पावर करके है आ गया है तो उसके बाद सिविल कोर्ट में और उपभोक्ता फोरम में जाना वर्जित कर दिया गया है, तो अब वहाँ नहीं जा सकते आप जी। अब 126 के प्रकरण में एक ही रेमेडी बचती है कंज्यूमर के पास जी। वो है धारा 127 में अपीलेट अथॉरिटी में जी। धारा 126 के असेसमेंट आदेश के विरुद्ध धारा 127 के अपीलेट अथॉरिटी बनाई गई है, वहाँ इसको चुनौती दी जा सकती है, लेकिन वहाँ भी एक कंडीशन है कि आपको 50% जमा करना पड़ेगा, इसके बाद आपकी अपील सुनवाई में ली जाएगी जी। तो ये अनाधिकृत रूप से प्रयोग जो होते हैं 126 केस बनते हैं उसमें ये प्रक्रिया सामान्यतः अपनाई जाती है। जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट्स में कई इस तरह के प्रकरण आते हैं जो प्रचलन योग्य ना होकर उनको खारिज कर दिए जाते हैं। पर एक आम उपभोक्ता, आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप लीगल एक्सपर्ट हैं, आप डिपार्टमेंट से हैं, एक आम उपभोक्ता को कैसे पता कि कानून की क्या स्थिति है, उसको अपीलेंट अथॉरिटी जाना है तो वो उस चीज़ को कैसे ट्रेस करेगा, उसको ये बताएगा कौन कि भाई तुम्हारा असेसमेंट जो हुआ है अगर वो आपको लगता है गलत हुआ है तो ये उसकी जानकारी कौन देगा? बिल में नीचे लाइन और वो कहीं स्पेसिफिक कॉलम डाला होता है? देखिए मैडम, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि बिल इश्यू किसने किया? डिपार्टमेंट ने किया, तो ही हैज टू अप्रोच डिपार्टमेंट जी, पहले वही अप्रोच करना चाहिए उसको। भाई बिल उससे लेके सीधे कोर्ट में चले जाए, हमें डिपार्टमेंट को पता ही नहीं बिल मैंने इशू किया है, बिल से संतुष्ट है या असंतुष्ट है, संतुष्ट है कृपया आके मुझे जमा करें, असंतुष्ट है मुझे प्रोटेस्ट करें। तो अगर वो केस 126 का है तो उसको बताया जाता है कि ये हमारे कमेटी में श्रवण योग्य नहीं है, इसको ये हमें देना ही पड़ेगा, उसको लिखा है अपील अथॉरिटी में जाए वो जी।
126 में जैसे वलीचा साहब ने बताया 2 तरह के प्रकरण होते हैं। एक तो पर्पस चेंज का हुआ कि आप घरेलू उपयोग कर रहे हो और अपने ऑफिस चला रहे हैं जी। दूसरा होता है लोड बढ़ाने का। अब आप कैसे पता भाई, कनेक्शन आपने लिया है, आपने 3 किलोवाट का लिया है, आपके सामने मैंने चेक किया, आपके 8 किलोवाट चलता पाया गया, तो 3 से 8 किलोवाट की मैंने बिलिंग करी आपको, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। 3 किलोवाट का कनेक्शन लिया आपने, मैं बिल में लिख के आया है, हर मैंने बिल आता है, लिखा है सैंक्शन स्वीकृत बार 3 किलोवाट, मैं चेक कर रहा हूँ 8 किलोवाट, तो उसकी बिलिंग करूंगा मैं आपको 3 से 8 किलोवाट की 126 धारा में करूंगा। आपको लगा हाँ ठीक है मेरा 8 किलो लोड था, आप जमा करिए, आप बोलते नहीं गलत कैलकुलेशन करिए, तो आप जैसे आदरणीय वलीचा साहब ने कहा अपने हाँ साहब, हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। दर्शकों अभी वक्त है फिर एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम चर्चा पे वापस आएंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। हम आपको बता दें कि आज हम चर्चा कर रहे हैं विद्युत अधिनियम पर, और आपकी यदि कोई भी समस्या है विद्युत से संबंधित तो आज इस मंच से आप उसका निराकरण कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 1800-233-0040, 0755-266-0049। आइए चर्चा जारी रखते हैं। वलीचा जी, जैसा कि खान साहब ने बताया कि यदि कोई समस्या होती तो उसको डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, पर ये एक सामान्य बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को उतना ज्ञान हो। तो ऐसी स्थिति में कानून में क्या उसको कोई रेमेडी दी गई है कि कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इलिटरेट है, तो वो जाएगा, वो कहाँ करे, कैसे करे, तो उसके पास क्या तरीका है अगर वो इस तरह के केस में फंस जाता है तो? बहुत बढ़िया सवाल चित्रा जी। भारत के कानून में हर व्यक्ति को जो है अपने को प्रोटेस्ट करने के लिए अधिकार प्राप्त है जी। अब जैसे मान लो उपभोक्ता है जी, उसकी शिकायत है, उसका निराकरण नहीं हो रहा है जी, या कंपनी अधिकारी नहीं कर रहे हैं जी, उससे तरफ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो है उपभोक्ता फोरम बनाया गया है जी, कि यदि कोई सेवा में कमी की जाती है, शिकायत का निराकरण नहीं किया जाता है, जी। तो उपभोक्ता फोरम में जाकर वो अपनी शिकायत कर सकता है। जी। और उपभोक्ता फोरम में तो इतना आसान कर दिया गया है कि उसमें वकील की जरूरत भी नहीं है। जी, उपभोक्ता जाए, सिंपल आवेदन भर के दे और अपना जी। परिवाद शिकायत दे सकता है, उसकी शिकायत पर सुनवाई होती है और निराकरण होता है। अगर गलत पाया जाता है तो कंपनी के खिलाफ जो है सेवा में कमी के लिए पेनल्टी भी लगाई जाती है। जी, एक तो ये उपचार है। दूसरा, सिविल कोर्ट में भी जा सकता है, जी, लेकिन सिविल कोर्ट में जाने में ये नुकसान होता है कि उसको 12% स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ती है। तो स्टैम्प ड्यूटी से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है उपभोक्ता फोरम। जी, और इसके लिए एक सुविधा कंपनी ने, जैसा मैंने पहले बताया था आपको, कि उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भी स्थापित कर रखे हैं, जी, तो वहाँ भी जा सकता है। वहाँ तो कोई कोर्ट फीस नहीं, कुछ नहीं, सिंपल जाओ, आवेदन दो और उसका निराकरण किया जाता है वहाँ पे। जी, तो ये आसान है उपभोक्ताओं के लिए जी, कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें जी। और स्वयं भी जा सकते हैं। आजकल वकीलों की आवश्यकता नहीं है उपभोक्ता फोरम वलीचा में। जी, ये तो हुई एक उपभोक्ता की बात, पर कई बार ऐसा सुनने में आता है कि हाई टेंशन लाइन से किसी की संपत्ति को नुकसान हो गया, उसमें कोई फॉल्ट हुआ, किसी व्यक्ति को पर्सनल इंजरी हो गई, तो ऐसे केसेस में वो कहाँ जा सकता है और क्या कार्रवाई कर सकता है? ये भी बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, दर्शकों को जानना जरूरी है। कई बार हम न्यूज़पेपर में जी, पढ़ते जी। हैं इस तरह के प्रकरण। अगर मान लो विद्युत लाइन हाई टेंशन लगी हुई है और वो गिर जाती है, जी। किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या किसी जानवर को नुकसान पहुंचता है, जी, तो उसके लिए जो है उपभोक्ता फोरम में जा सकता है जी, आदमी। और दूसरा जो है लॉ ऑफ टार्ट्स अपकृत विधि होती है, जी। उसके अंतर्गत क्लेम कंपनसेशन के लिए जो सिविल कोर्ट में जा सकता है, वहाँ भी दावा ला सकता है। जी, तो ये उपभोक्ता के लिए 2 ऑप्शन है, या तो उपभोक्ता फोरम में जा सकता है। उपभोक्ता फोरम में उसको फायदा ये है कि कोर्ट फीस नहीं लगेगी, जी, और सिविल कोर्ट में जाता है तो 12% स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगी। जी, तो वहाँ भी यही है कि उपभोक्ता को सबसे सरल उपाय जो है उपभोक्ता फोरम, वहाँ जा सकता है, उसके लिए उसको कंपनसेशन दिलाती है कोर्ट। जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हाई टेंशन लाइन से संबंधित प्रकरण होते हैं और कई बार हम सुनते हैं, तो इसके लिए इन ऐसी घटनाएं ना हो, इनकी पुनरावृत्ति ना हो, तो विभाग क्या सावधानियां रखता है? बारिश में अक्सर करंट की और काफ़ी सारी घटनाएं, पेड़ों से तार टकरा गए, सुनने में आती हैं। मैडम ये डिपेंड करता है मेरिट्स पर। जी, किसी बहुत दुखद बात होती है, किसी का एक्सीडेंट इस तरह से हो जाना और जी। उनका डेथ हो जाना या कैजुअलिटी हो जाना या इंजरी हो जाना, बहुत दुख होता है, लेकिन मेरिट्स देखना पड़ता है जी, कि ये घटना या दुर्घटना क्यों हुई, जी। किस कारण से हुई, जी। वी इन्वेस्टिगेट दैट थिंग। आप कई जगह देखेंगे कि लाइन के नीचे मकान बना लेता है इंसान, जी, जबकि उसको पता है लाइन की कभी गिर सकती है, जी, कभी भी गिर सकती है या उसमें इंडक्शन इफेक्ट आ सकता है। जी,
अमूमन हर कंज्यूमर को नोटिस दिए गए होते हैं कि ये जहां भी हमें प्रकरण दिखता है लाइन के ऊपर, मकान के ऊपर से लाइन जा रही है, लाइन शिफ्ट कराएं। लाइन शिफ्ट कराने के लिए उसको चार्ज जमा करना पड़ता है, उससे बचने के लिए वो वहां से लाइन शिफ्ट नहीं कराता है और कभी कभी इससे दुर्घटना हो जाती है। भोपाल शहर में भी होती है और कई जगह इस तरह से हुआ है कि हाई टेंशन लाइन से दुर्घटना हुई है, क्योंकि वो उसने अपने जो निर्धारित मापदंड है, जो रूल कहता है, आई रूल जो कहता है कितना वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होना चाहिए, वो मेंटेन नहीं करता है। क्या है कि मकान आपका ऐसा बना हुआ है, लाइन ऊपर से जा रही है, टूटेगी तो मकान पे गिरेगी, तो डिस्टेंस ऐसा होनी चाहिए कि लाइन ऐसा हो, अगर टूटे तो मकान के साइड में आए, लेकिन मकान आपने बना लिए नीचे। आप देखिए भोपाल में कई जगह में घरों के अंदर खंबे कवर कर लिए। अब अगर आप खुद ही आमंत्रण करेंगे दुर्घटना में, क्षमा चाहता हूं इस बात को, ऐसा मुझे बोलना बताना नहीं चाहिए, लेकिन आपने खुद दुर्घटना को आमंत्रण दे दिया है। क्यों? आप 2 फीट जगह घेरने के लिए, आप अपनी जान से खुद खेल रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से यहाँ पर कि बहुत ज्यादा चांसेस है दुर्घटना होने के, इसलिए ऐसी जगह मकान आप प्लॉट ना लें जिसके ऊपर से लाइन जा रही है, ऐसी जगह मकान ना बनाए जिसके ऊपर से लाइन हो, या आप उसको शिफ्ट करवा लें, टेक्निकली शिफ्ट। आपने मकान भी खरीदा है ना, अब मकान भी खरीद रहे हैं ना, बना रहे हैं आप, तो लाइन शिफ्टिंग चार्ज क्यों नहीं जमा करते? जहां फिजिबल हो। बड़े टावर जो होते हैं, टावर्स की लाइन वो जरूर महंगे पड़ते हैं, वो शिफ्ट करना महंगा पड़ता है, तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो लेकिन आप फिर मकान क्यों बना रहे हैं वहां पर? मतलब मुझे बड़ा अफसोस है बोलते हुए, लेकिन जो एलटी लाइन है, 11 केवी लाइन है, 33 केवी, ये तो शिफ्ट हो सकती है ना। कई बार ये चीजें उपभोक्ता की नॉलेज में नहीं दिख रहा है आपको, लाइन ऊपर है, नॉलेज की बात ही नहीं इसके कई अंदर। बार पोल ऐसे होते हैं कि बाद में वो नक्शे में नहीं आते, बिल्डर या जो भी अथॉरिटी होती हैं वो अगर नहीं बताती हैं तो ये दिक्कतें फिर उस स्थिति में ज्यादा होती हैं। देखिए हु से एवर कम फर्स्ट। जी, मैंने लाइन खड़ी करी, मकान बाद में आपने बनाया, तो आप देखिए मकान बने उसके नीचे ना बने। लाइन अगर मैं खींच रहा हूँ आपके प्लॉट के ऊपर, आपके मकान के ऊपर से, तो आप ना खींचने दें, और कोई खींचेगा भी नहीं। आप कौन खींचने का बताइए? मैं आपका मकान बनाए, मैं लाइन कैसे आपके ऊपर से लेके जाऊंगा? आप निश्चित प्रोटेस्ट करेंगे, आप करेंगे, समाज करेगा, आप जनप्रतिनिधि करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और अगर बाद में मकान बना रहे हैं तो आप देख के बनाए लाइन की जो मकान ना बने आपका। कई बार बने हुए मकानों में भी पोल सामने नहीं, तो मैडम कोई तो मकान बना रहा, आप बिल्डर मकान बना रहा है, ये एक्चुअली ये सामाजिक प्रॉब्लम है, ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है। बिल्डर ने भी क्यों, बिल्डर भी कैसा बना रहा मकान लाइन के नीचे? जी देखिए, दुर्घटना जब हो जाती है तब हम सब चीज को लेके बैठते हैं, लेकिन जब वो सिर्फ चंद पैसों को बचाने के लिए हम लाइन शिफ्टिंग कराते हैं, और ये मदद इसके लिए इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि जब तक चल रहा है, ईश्वर ने कभी लाइन कभी टूटे। देखिए बिजली क्या है, एक एनर्जी है, जैसे पार, उसके अंदर बहुत तेजी में हीट निकलती है उसमें से, बहुत ज्यादा। तो आप जब वो बहुत लोड ज्यादा आएगा, गर्मी का सीजन लोड ज्यादा, नेचुरली हो सकता है वो एज के हिसाब से या लोड के हिसाब से इट में ब्रेक डाउन, या उस समय कुछ टकराया उसके ऊपर तो टूट सकता है। जी। तो उसको हम ऐसा गारंटी नहीं ले सकते यहाँ बैठ के कि नहीं टूटेगा, तार नहीं गिरेगा। नहीं, वो तो कोई भी नहीं ले सकता। देखिए तो वो इसलिए अपने को तो मान के चलिए कि आपका मकान सेफ जगह पर हो, इसलिए आपको डिस्टेंस तो बना के रखना चाहिए। बलेचा जी, जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो अभी 9 तारीख को नेशनल लोक अदालत है। आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि क्या एमपीबी से संबंधित प्रकरणों का निराकरण भी लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है? संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, समय का बहुत बढ़िया चित्रा जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी। पूरे भारत में जो है इस समय सरकार लोक अदालत के माध्यम से केसों को निपटाने के लिए अभियान चला रही है जी। और विद्युत मंडल लोक अदालत के केसों में जो है छूट भी देती है जी। अभी जैसे लोक अदालत 9 तारीख को है जी। उसमें कंपनी की ओर से मेरे ख्याल से 20 या 25% छूट भी आई हुई है जी। अगर उपभोक्ता चाहते हैं तो वो लोक अदालत में अपना रख के उसको मामले को निपटा सकते हैं। लोक अदालत में मामला निपटाने से ये फायदा होता है कि न तुम जीते न हम हारे। जी। पर कौन कौन से केस रखे जा सकते हैं? बिजली चोरी के 126 के, और जो रीडिंग के बड़े हुए भेजे जाते हैं, हर प्रकार के जो विद्युत के मामले हैं सब लोक अदालत में रखे जा सकते हैं। जी। खान साहब, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि जो छूट दी जाती है वो किस पर दी जाती है? दो तरह के प्रकरण होते हैं। एक होता है लिटिगेशन प्रकरण, एक होता है प्री लिटिगेशन, मतलब डायस पे जो आ गया है कोर्ट में वो लिटिगेशन हो गया, बाकी लिटिगेशन। प्री लिटिगेशन में चूंकि वकील हमने भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया, तो प्री लिटिगेशन में हम जो हमारी क्षतिपूर्ति है, जो रेवेन्यू लॉस हमारा हो रहा है, कंपाउंडिंग राशि नहीं, जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसका हम 30% आपको छूट देते हैं, और जो लिटिगेशन मैटर है उसमें 20% छूट देते हैं लॉस राशि पे।
क्षतिपूर्ति राशि क्षतिपूर्ति। पर। देखिए दो तरह के बिल हो, जो अपन ने LDHF बताया था, मैंने बिल बन गया, फिर कंपाउंडिंग होती है, तो कंपाउंडिंग राशि पूरी जमा करना पड़ेगा, लेकिन जो क्षतिपूर्ति है, जो नुकसान हमारा हुआ है बिजली विभाग का, वो 888 से बिल कर चुके ऑलरेडी। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, समय का अभाव है, मैं यही विराम देना होगा कार्यक्रम को। दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा में हमने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद बलेजा जी आपको भी, क्योंकि आज बहुत अच्छी चर्चा इस मंच के माध्यम से हुई है। दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा में हमने देखा कि विद्युत अधिनियम में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, पर ज़रूरत है उनके बारे में जानकारी होने की और जागरूक होने की। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से इस अधिनियम के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अगले में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।